हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि धवन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद। पिछली जो फिजिक्स की सेशन में हम लोगों ने दाब या प्रेशर की चर्चा की थी। दोस्तों, आज फिजिक्स के दाब प्रेशर का सेकेंड जो है वीडियो है। दोस्तों, पहली वीडियो में हम लोगों ने जाना था दाब क्या है, दाब के वायुमंडलीय प्रभाव के बारे में देखा था, उसके बाद बैरोमीटर के बारे में जाना था, उसके बाद दाब के विभिन्न जो प्रभाव हैं उसके बारे में देखा था। आज की वीडियो सेशन में हम लोग जो है प्रेशर के ही जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक यानी कि द्रव का उच्छेद या उत्प्लावन बल को देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है आर्किमिडीज को सिद्धांत को देखेंगे, उसके बाद अपेक्षित घनत्व इत्यादि को देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि जिन्होंने जो है फिजिक्स दाब के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। द्रव के उच्छेद या उत्प्लावन बल क्या होते हैं। दोस्तों, यदि किसी द्रव में कोई वस्तु को डुबोई जाती है तो द्रव नीचे से उसके ऊपर जो है एक बल लगाता है। क्या करता है द्रव नीचे से उसके ऊपर एक बल लगाता है, नीचे से ऊपर की ओर उसे पुशअप धकेलता है। तो यह जो है क्या कहलाता है, तो उसे जो है यही उत्क्षेप जो है कहलाता है। यानी द्रव जो है किसी वस्तु, मान लेते हैं कि हम लोग एक बाल्टी में एक मग को रखे हैं, एक मग है, इस मग को हम बाल्टी में डुबो रहे हैं तो द्रव नीचे से मग को ऊपर की ओर पुश कर रहा है, यही क्या होते हैं, तो द्रव का उच्छेद कहलाता है। इसी में आते हैं दोस्तों उत्प्लावन। फ्लोटेशन क्या होते हैं, तो दोस्तों इसके दो नियम पहला नियम क्या कहता है दोस्तों कि किसी द्रव में डूबी वस्तु का भार उसके विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। यानी कोई भी वस्तु जब द्रव में डूबती है तो द्रव जो वस्तु का जो भार है उस भार के बराबर वह जल को विस्थापित कर देती है, अलग हटा देती है। दूसरा नियम कहता है कि वस्तु का भार और विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र दोनों ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करते हैं। दोस्तों, जब वस्तु का भार जो है अपने भार के बराबर जो है जल का विस्थापन करते हैं तो वस्तु का भार और विस्थापित जल गुरुत्व केंद्र में जो है दोनों ऊपर की ओर कार्य करते हैं। ऊपर की ओर कार्य करने के कारण जो है वह वस्तु पर जो है नीचे से एक बल लगते हैं, वही जो है उच्छेद या उत्प्लावन बल कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि यदि वजन जो है बल, यदि वजन बराबर बल यानी कि F हो जाएंगे तो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह जो है वस्तु डूब जाएगी।
यानी किसी द्रव में जो डूबी हुई वस्तु है, वस्तु का वजन जो है उसके जो नीचे लगाए गए बल जो है उस बल से के बराबर हो जाएगी, तो वस्तु जो है पानी में डूब जाएगी। यदि उस वस्तु का वजन जो है बल के वजन से अधिक होगा, उस वस्तु का वजन उसके जो फ्लोटेशन बल है उस बल से अधिक होगा, तो क्या होगा, तो वह वस्तु जो है द्रव की सतह पर तैरेगी। वह जो है सतह पर, यानी कि यह जो सरफेस है उस सरफेस के सतह पर जो है वह तैरती रहेगी, यानी आंशिक रूप से वह जो है अंदर की ओर डूबेगी और पुनः वह ऊपर आएगी। जब वजन वेट जो है लेस देन बल यानी फ्लोटेशन बल के होगा, तो क्या होगा, वह वस्तु जो है वस्तु द्रव की सतह के ऊपर तैरेगी। यानी क्या होगा, वस्तु जो है वह जो सतह है सतह के ऊपर जो है तैरेगी। जैसे कि लकड़ी के जो मतलब एक पेड़ होते हैं वह क्या होते हैं, वह सतह के ऊपर जो है तैरता रहते हैं, या नाव वगैरह जो होती है वो क्या होती है, तो वह तैरती रहती है। दोस्तों इस बारे में एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि वजन जो है वह फ्लोटेशन बल के बराबर हो जाएगा, तो वस्तु जो है सतह में डूबेगी, और वजन जो है वह ग्रेटर देन होंगे बल के यानी फ्लोटेशन बल के, तो द्रव की सतह पर वह जो है तैरते रहेगी। और जब वजन जो होंगे यानी कि किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु का वजन जो है उसके फ्लोटेशन बल से कम होगा, तो वो क्या होंगे, वस्तु द्रव की सतह के ऊपर तैरते रहेगी। दोस्तों इसी उत्प्लावन में यदि द्रव जितना गाढ़ा होगा या वस्तु का आयतन जितना अधिक होगा उत्प्लावन बल उतना ही अधिक होगा। यानी कह रहा है इसमें कि जितना जो है द्रव गाढ़ा होगा, जितनी गाढ़ा होगी द्रव या वस्तु का आयतन जितना बड़ा होगा, उतनी ही अधिक जो है नीचे से उत्प्लावन बल जो है उस वस्तु पर कार्य करेंगे। दोस्तों इसी उत्प्लावन या द्रव के उच्छेद के कारण ही पानी में डूबी हुई वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जब भी कभी कुएं से जब पानी निकाली जाती है, कुएं से पानी निकालने के समय जैसे ही हम लोग कुएं में बाल्टी को गिराते हैं और बाल्टी में पानी भरी हुई जो है कुएं में पानी के सतह पर होती है, तो उसके भार में काफी कमी होती है, वे वेटलेस की स्थिति में होती है। लेकिन जैसे ही उसे रस्सी से खींचते हुए जैसे ही हम लोग, यहाँ एक पुली लगी हुई है और इसी में एक जो है बाल्टी है, दोस्तों देखिएगा, तो ये जैसे ही हम लोग जो है इस बाल्टी को पानी की सतह से ऊपर उठाएंगे तो इसके भार में जो है वृद्धि हो जाएगी, और जैसे ही ये बाल्टी जो है पानी से भरी हुई बाल्टी जब कुएं में पानी में होगी तो इसके भार में कमी महसूस होती है, आभासी कमी महसूस होती है। तो यह किसके कारण होते हैं, तो यह
उत्प्लावन बल के कारण या द्रव के उच्छेद के कारण ही जो है इसमें जो है कमी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत। दोस्तों इसे आर्किमिडीज साहब ने दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई वस्तु पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबती है तो उसके द्वारा विस्थापित द्रव उसके भार के बराबर होगा। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। अब इन्होंने क्या कहा आर्किमिडीज साहब ने कि जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से पानी में डूबती है तो वस्तु अपने भार के बराबर जो है जल का विस्थापित करती है, तो विस्थापित जल और वस्तु का भार जो है दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यही आर्किमिडीज साहब ने कहा था। दोस्तों इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि किसी पुल में कोई भी व्यक्ति यानी कि एक 60 केजी का व्यक्ति जो है तैरने के लिए जाता है, तो यदि उस व्यक्ति द्वारा जो है जल का विस्थापन 5 केजी हुआ हो तो पानी के अंदर उसका भार जो है क्या हो जाएगा, तो 60 - 5 यानी कि 55 केजी उसका भार होगा। दोस्तों इसी सिद्धांत के द्वारा जो है बड़ा से बड़ा जहाज जो है यानी शिप जो होते हैं वो समुद्र में जो है तैरते रहते हैं, लेकिन छोटा से छोटा जो है कील जो है वह जो है पानी में डूब जाते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है दोस्तों कि बड़ा से बड़ा जो शिप है वह अपने भार के बराबर जल का विस्थापन करते हैं, जिसके वजह से वह जो है जल की सतह पर तैरते रहते हैं, जबकि कील जो है वह अपने भार के बराबर यानी उसकी आयतन तो बहुत छोटी है, भार के बराबर जो है पानी का विस्थापन नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो है वह जल में डूब जाता है। दोस्तों इसी के एक और एग्जांपल है कि मनुष्य को अपने भार के बराबर जो है जल का विस्थापन करना पड़ता है, तभी वह जो है जल में तैरते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हेडिंग कि घनत्व डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का केजी और आयतन का मीटर क्यूब। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे, केजी प्रति मीटर स्क्वायर इसके मात्रक है। और यह कैसी राशि है, तो यह एक जो है अदिश राशि है। घनत्व जो है एक अदिश राशि। अब क्या होते हैं घनत्व दोस्तों, इसका घनत्व जो है किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को घनत्व कहा जाता है। दोस्तों किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ के परिमाण को जो है उसका घनत्व कहा जाता है। दोस्तों इसी से रिलेटेड है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना
आसान है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। नदी के जल से अधिक होता है दोस्तों। उसके बाद जो है 4 डिग्री सी पर जो है जल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है दोस्तों। इस 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। देखिएगा दोस्तों कि इसी कारण से जब कभी महासागरों में जो है जब झील जम जाती है तो झील के ऊपरी सतह पर बर्फ जमती है, जबकि झील के जो है निचली सतह पर जो है पानी तरल अवस्था में मौजूद होती है, क्योंकि झील के निचली सतह पर का टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री से होता है। इसलिए जो है यहाँ की मछलियां जो है नहीं मरती है, वह जो है शीत ऋतु में भी जो है वह जो है पानी में आराम से जिंदा रह लेती है, क्योंकि जो है आइस जो है बैड कंडक्टर है इसका हीट का, ठीक है। उस वजह से जो है तो 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व जो है सर्वाधिक होता है। अब आते हैं दोस्तों अपेक्षित घनत्व। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व। 4 डिग्री सी पर क्या है? पानी का घनत्व इसका है। दोस्तों अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है? तो अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। यानी अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। इसी में है कि दोस्तों जब कोई बर्फ पानी की सतह पर तैरती रहती है तो उसका 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है, जबकि 9/10 भाग जो है वह पानी के नीचे रहता है। दोस्तों जब कोई बर्फ पानी की सतह पर तैरता रहता है तो उसका 1/10 जो है पानी पर तैरता रहता है, यानी पानी के ऊपर तैरता रहता है, तथा जो है 9/10 भाग पानी के नीचे जो है क्या होता है? पानी के नीचे तैरता रहता है। दोस्तों इसी में जो है जब कोई पात्र में, यानी कि एक जो है पात्र है उसमें हम एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिए हो दोस्तों, एक जो है मतलब पानी से भरी हुई जो है एक बाल्टी है, उसमें हम बड़ा सा एक आइस क्यूब को जो है डाल दिए हैं, तो जब यह जो बर्फ है
पूरी तरह से पिघल जाएगी तो पानी का आयतन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, यानी पूर्वत की भांति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आइस है वह आइस जो है अपने भार के बराबर जो है ऑलरेडी जल का विस्थापन कर चुकी होती है, और जब बर्फ धीरे धीरे पिघल जाती है तो वही जल जो है उस जगह को फुलफिल कर लेते हैं, भर देते हैं, जिसकी वजह से जल का आयतन पूर्वत की भांति बनी हुई होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है इसी में है कि यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है, तो यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वह वस्तु द्रव पर तैरता रहता है। दोस्तों, यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु जो है द्रव पर तैरता रहता है। इसलिए लोहा पारे पर तैरता रहता है। पारे पर जो है लोहा तैरता रहता है, क्योंकि पारे का घनत्व जो है वह क्या है? पारे का घनत्व जो है वह जो है लोहे का घनत्व जो है पारे के घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो लोहा का घनत्व पारे के घनत्व से कम होता है। दोस्तों, तो ये थे फिजिक्स के जो दाब से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो है टॉपिक। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सृष्टि द वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेज के जो सब्सक्राइबर हैं उन सब्सक्राइबरों की संख्या को बढ़ाई जा सके। दोस्तों, इसे उन जगहों पर उन व्यक्तियों तक पहुंचाए जिन्हें जीएस में लगातार जो निगेटिव मार्क्स आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।